हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का रुद्र एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी अगली सीरीज डिस्कस करेंगे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए गए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश व्यापम से लेकर के आपको ओवरऑल प्रैक्टिस करने के लिए आज मिलेगी। दिल्ली पुलिस आने वाला है, फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं या होने लगे हैं, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला। देखिएगा, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर बात करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, देखें सबसे पहला क्वेश्चन, वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है। देखिएगा, दिवसों से एक क्वेश्चन बनता है, हर बार बनता है, प्रत्येक बार बनता है और हर बार किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आज का जो क्वेश्चन लिया गया है, वायु सेना दिवस, कौन सा दिवस? वायु सेना दिवस। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप दिवसों की श्रृंखला हमने ऑफलाइन क्लासेस में आपको पढ़ाई है और वो श्रृंखला आप सभी को पूरी कवर करनी है, टोटली कवर करनी है, क्योंकि उस श्रृंखला से कभी ना कभी क्वेश्चन बने। पूरे 12 महीने में जितने दिवस मनाए जाते हैं, आपको एक एक दिवस के बारे में लिखवाया गया है। आज यहाँ देखिए प्रैक्टिस में कुछ हम लोग करेंगे। वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर की बात करें तो 8 अक्टूबर राइट आंसर होगा। 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। लेकिन अगर हम लोग ऑप्शनों पर चले जाएं तो 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आप भी जानते हैं 30 जनवरी को पुण्यतिथि हमारे महात्मा गांधी जी की, जो राष्ट्रपिता के नाम से भी जाने जाती थी, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाएगा? पृथ्वी दिवस। तो आप ये पृथ्वी दिवस को भी ध्यान रखिएगा। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस को ध्यान रखिए। लेकिन क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन के साथ जाएगा। हमारा वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा। अक्टूबर से भी बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं अगर दिवसों से पूछे जाए तो। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? नेशनल डिफेंस एकेडमी बहुत बार पूछी गई है एग्जामों में। यहाँ पर देखें, ऑप्शन है आपके पास, दिल्ली ऑप्शन है, पुणे ऑप्शन है, कानपुर ऑप्शन है, देहरादून ऑप्शन है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो पुणे के साथ जाएगा। पुणे कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित। तो पुणे राइट आंसर होगा। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली चौथा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश आपको रटवाए गए थे। पहला लद्दाख, दूसरा कश्मीर, तीसरा अंडमान निकोबार, चौथा दिल्ली, पांचवा दादर नगर हवेली, छठवां पांडुचेरी, सातवां चंडीगढ़, आठवां लक्षद्वीप। आप ध्यान रखिएगा, ये चौथे नंबर का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से, और दिल्ली हमारे देश की राजधानी सबके दिल में बसती है। कानपुर से बात करें, इसको हम लोग बोलते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर। इसको क्या बोलते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर। अब मैनचेस्टर की हम लोग बात करेंगे। मैनचेस्टर कहाँ का शहर है? तो भैया इंग्लैंड का शहर है। ये कहाँ का शहर है? इंग्लैंड का। किस लिए प्रसिद्ध है मैनचेस्टर? सूती वस्त्र उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सूती वस्त्र उद्योगों के लिए। तो मैनचेस्टर से ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड का बहुत बड़ा हब इस शहर में सूती वस्त्र उद्योगों के लिए। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को ही कहा जाता है, और कानपुर यूपी में है। गंगा मैया यहाँ से प्रवाहित होती है, तो कानपुर ध्यान रखिए। देहरादून की बात करें हम सभी तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून ही है। कौन सी है? देहरादून। तो देहरादून में आप ध्यान रखिए, एक पॉइंट यहां से पूछा गया है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान केंद्र। कौन सा? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। ये बहुत बार पूछ लिया गया है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? देहरादून में ही है। और मध्य प्रदेश का वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में। कहां पर है? जबलपुर। तो देहरादून को भी आप ध्यान रखें, कैपिटल तो है ही, किस राज्य की वो आप जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन पर हम बात कर लेंगे। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? आप सभी जानते होंगे, हमने आपको
जब हिस्ट्री पढ़ रहे थे तब सिखों की श्रृंखला पढ़ाई थी, 10 के 10 गुरुओं के बारे में पढ़ाया था। और आप अंतिम पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितने भी गुरु हुए सबको जानते हैं। और हुए कितने, अंतिम गुरु से बात करेंगे, टोटल 10 गुरु हुए। 10 गुरु जी की श्रृंखला हमने आपको डिस्कस की थी। सिखों के कितने गुरु हुए, ओवरऑल 10 गुरु हुए। सबसे प्रथम की अगर हम लोग बात करें, प्रथम गुरु जी का नाम था नानक देव। क्या नाम था? नानक देव। बहुत बार पूछा गया है। प्रथम गुरु नानक देव। और अंतिम गुरु की अगर हम लोग बात कर लें तो गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु हुआ करते थे, गोविंद सिंह। इसके बाद इनके द्वारा जो धर्म ग्रंथ लिखा गया उन्हीं को गुरु की उपाधि दी गई। तो प्रथम भी ध्यान रखना है और अंतिम भी ध्यान रखना है। तो यहां पूछा गया है अंतिम, तो हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन के साथ जाएगा। अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन थे अंतिम गुरु? गुरु गोविंद सिंह। प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। तो नानक देव जी फर्स्ट गुरु थे और ये 10वें गुरु थे। और अर्जुन देव की बात करें तो ये 5वें गुरु थे। और गुरु तेग बहादुर की बात करें तो ये भैया 9वें गुरु थे। कौन से नंबर के थे? 9वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर की हत्या 1675 में औरंगजेब के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई? औरंगजेब। तो गुरु तेग बहादुर को भी ध्यान रखिएगा आप। 9वें नंबर के गुरु। गुरु अर्जुन देव की फांसी की सजा हुई थी इनकी जहांगीर के ड्यूरेशन में, जहांगीर नहीं दी थी। तो आप ये ध्यान रखिए 5वें नंबर के हुआ करते थे। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो 10वें नंबर के थे। और गुरु नानक देव जी पहले नंबर के सिखों के गुरु थे। कौन से नंबर के? पहले गुरु। तो आप ध्यान रखें, सिखों की श्रृंखला आपको डिस्कस की गई थी। आप सभी प्रैक्टिस करते रहिएगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपसे क्वेश्चन बनने वाले हैं। देखिए सब कुछ डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर। तो प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं होना चाहिए क्योंकि सिलेक्शन चाहिए तब। तो सेकंड क्वेश्चन की और बात करेंगे हम लोग। पोंग बांध। कौन सा बांध? पोंग बांध किस नदी पर मौजूद है? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। आज सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। मिक्सअप क्वेश्चन लिए गए हैं, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आप इस श्रृंखला को अंत तक जरूर देखिएगा। पोंग बांध की बात करें तो ये कौन सी नदी पर है? ब्यास नदी पर मौजूद है। कौन सी नदी पर? ब्यास नदी। और ब्यास नदी की हम बात करें तो ये किसकी सहायक नदी है? तो आप ये भी ध्यान रखिए, सतलज नदी की सहायक है। किस नदी की? सतलज नदी की सहायक। सतलज नदी की सहायक कौन सी नदी है? यही ब्यास नदी। और सतलज किसकी सहायक है ये भी पूछ लिया जाए तो भैया ये सिंधु की सहायक है। किसकी? सिंधु नदी की सहायक है, जो चाइना से आती है, हिंदुस्तान बहती है, पाकिस्तान जाती है। पाकिस्तान की जीवन रेखा सिंधु नदी है। पाकिस्तान का कराची शहर सिंधु नदी के किनारे है। पाकिस्तान को 2 बराबर पार्टों में डिवाइड करने वाली सिंधु नदी है। पाकिस्तान की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी को आप ध्यान रखिए, ये पूर्ववर्ती नदी के नाम से भी प्रसिद्ध है। पूर्ववर्ती नदियों में दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और जितनी पूर्ववर्ती नदियां हैं वो सारी 3 देशों से बहती हैं। और सिंधु भी कितने देशों से बहती है? 3 देशों से। आप सभी जानते होंगे, चीन, भारत और पाकिस्तान। तो नदी से ध्यान रखिए। सतलुज की बात कर ले, इस पर जो प्रसिद्ध परियोजना है, सतलुज नदी पर जो प्रसिद्ध परियोजना है वो भाखड़ा डैम है। कौन सा डैम है? भाखड़ा। तो भाखड़ा को ध्यान रखिए। एक डैम और है नांगल, ये अलग अलग जगह पर मौजूद है। भाखड़ा आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में और नांगल मिलेगा आपको पंजाब में। कहां पर मिलेगा? पंजाब में। लेकिन है किस नदी पर? सतलज नदी पर ही है। और सतलज नदी फिर आगे जाके पाकिस्तान चली जाएगी, ये भी चीन से आती है। हिंदुस्तान के 2 राज्यों को कवर करेगी। हिमाचल प्रदेश सिपकीला दर्रा से प्रवेश करेगी और पंजाब के बाद पाकिस्तान वाले पंजाब में चली जाती है। तो आप ये पॉइंट ध्यान रखें, राइट आंसर होगा हमारा ब्यास नदी।
कौन सी नदी? ब्यास। आप सभी कवर कीजिए, पौंग बांध किस नदी पर मौजूद है या किस नदी पर स्थित है? तो ब्यास नदी पर स्थित है। अगर परियोजनाओं की हम और बात करें तो गंगा नदी पर आपको मिल जाएगी फरक्का परियोजना। कौन सी परियोजना? फरक्का। जो पूछी गई है किसके लिए, कहां पर स्थित है फरक्का परियोजना, तो पूछ लिया जाता है ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल राज्य में। अगर सतलुज नदी की बात करें तो भाखड़ा नांगल है, और इसी पर देश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर, सतलुज नदी पर ही कौन सी है? गोविंद सागर। तो आप गोविंद सागर को भी ध्यान रखिए, हिमाचल प्रदेश में, और किस नदी पर मौजूद है? सतलज नदी पर मौजूद। तो आप ये कुछ पॉइंट अच्छे से कवर कर दिए। अगर हम और बात करें कृष्णा की, कृष्णा नदी पर बहुत बार पूछी गई है इसकी परियोजनाएं, कृष्णा की भी। तो कृष्णा की आप ध्यान रखिए नागार्जुन सागर। कौन सी मिलेगी आपको? नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा पर है। नागार्जुन के साथ श्रीशैलम भी कृष्णा पर है। कौन सी परियोजना? श्रीशैलम। और श्रीशैलम के साथ ही अलमट्टी परियोजना भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो कृष्णा में अगर दक्षिण भारत से परियोजनाएं पूछी जाती हैं तो ये फिक्स मानिए कृष्णा नदी की परियोजनाएं कई बार पूछ ली गई है। तो आप कृष्णा नदी को ध्यान रखिए, महाबलेश्वर से इसका उद्गम, कहां से? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। और कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी और देश की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, 1400 किलोमीटर लंबी, और 3 परियोजनाएं इस पर मौजूद, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और अलमट्टी परियोजना। आप सभी को समझ में आया होगा। ब्यास नदी, ब्यास नदी से एक पॉइंट ध्यान रखो, ये पाकिस्तान में ही बहती। कहाँ नहीं बहती? पाकिस्तान में नहीं बहती। ये पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से कौन सी नदी पाकिस्तान में नहीं जाती? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, आपको ऑप्शन मिलेगा। तो ब्यास नदी पाकिस्तान में नहीं बहती। राइट आंसर बी ऑप्शन के साथ ही जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पर हम आगे बात करेंगे। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? इस राज्य में स्थित है, ऑप्शन है आपके पास। कोलेरू पूछा गया है तो जम्मू कश्मीर। झीलों से भी क्वेश्चन बने, बहुत बार बन चुके हैं झीलों से। कश्मीर उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है और आंध्र प्रदेश है। तो कहां पर है कोलेरू झील? आपको कभी कभी ये पॉइंट भी पूछ लिए गए हैं, तो कोलेरू को ध्यान रखिएगा। सबसे प्रसिद्ध है आंध्र प्रदेश राज्य। कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के डेल्टा में, गोदावरी और प्लस कृष्णा के डेल्टा में आपको मिल जाएगी। कौन सी नदी के? गोदावरी प्लस कृष्णा नदी के डेल्टा में आपको कौन सी झील मिल जाएगी? यही वाली झील मिल जाएगी। सॉरी, कौन सी वाली? कोलेरू झील। तो आप राइट आंसर ध्यान रखिए, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में किस नदी पर, किस नदी के डेल्टा में गोदावरी और कृष्णा नदी का डेल्टा आपस में आंध्र प्रदेश में क्या हो गया? मिल गया है। वहीं पर मौजूद है कोलेरू, कोलेरू झील। कौन सी झील? थोड़ी अटपटा है। दक्षिण भारत में थोड़ी बुंदेलखंड के जैसे नाम नहीं मिलते हैं। पप्पू टिंकू तो आपको देखने के लिए बहुत ही कम मिलेंगे, लेकिन वहाँ के नाम थोड़ी अटपटे होते हैं, इसलिए झील का नाम भी थोड़ी सा अलग है, कोलेरू। कौन सा नाम है? कोलेरू। है कहाँ स्थित? आंध्र प्रदेश में। किस नदियों के डेल्टा में? तो कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा में मौजूद है। अगर हम बात करें कश्मीर, तो कश्मीर में है हमारे देश की सबसे मीठे पानी की झील बूलर झील। कौन सी झील? बूलर। और ज्यादातर नाग नागिन शब्द जिन झीलों में मिलते हैं, जैसे शेषनाग, बैरीनाग, अनंतनाग, डल, ये सारी झीलें जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर हैं? जम्मू कश्मीर में। तो हमारे जम्मू कश्मीर राज्य में, जम्मू कश्मीर आज प्रेजेंट में राज्य तो नहीं रहा, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। इसको 2 भागों में डिवाइड किया, एक लद्दाख में और कश्मीर में। तो आप ध्यान रखिए, लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश और दूसरे नंबर का जम्मू कश्मीर क्षेत्रफल वाइज। तो यहीं पर जम्मू कश्मीर में मिल जाएगी बूलर झील। उत्तराखंड की बात करें
तो जिन झीलों में ताल शब्द आता है वहां वो सारी उत्तराखंड की झीलें, जैसे देवताल, जैसे अगर बात करें हम लोग तो देवताल, फिर नेकुचिया ताल, कौन सा है, नेकुचिया ताल, नेकुचिया ताल, फिर अगर हम लोग माला ताल, जितनी झीलों में ताल वर्ड मिलेगा सिर्फ दो ताल छोड़ना है आपको, सूर्य ताल और चंद्र ताल, वो हिमाचल में जाएंगे, बाकी सारे ताल यही मिलेंगे, नैनीताल, कौन सा, नैनीताल। तो आप ये कुछ उत्तराखंड की झीलों के बारे में भी ध्यान रखेंगे, यहाँ पर भी कई सारी झीलें। हिमाचल प्रदेश में आप मच्छीपाल, भृगु और सूर्यताल, चंद्रताल ध्यान रखिएगा। सूर्यताल कहाँ पर है, हिमाचल में, और चंद्रताल भी कहाँ पर मौजूद है, ये भी हिमाचल में। ये दो ताल हिमाचल के साथ हैं, बाकी के सारे ताल उत्तराखंड के साथ हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन ध्यान रखिएगा। कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा में आपको देखने के लिए मिलेगी, ध्यान रखिएगा। ये सारे पॉइंट बहुत बार पूछे गए हैं। सेकंड क्वेश्चन पर हम बात करेंगे, देखिए सकरी सोलर पार्क, कौन सा सोलर पार्क, सकरी, बहुत बार पूछा गया है। सोलर पार्क के नाम से भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, सकरी सोलर पार्क कहाँ स्थित है। ये सभी ऐसे क्वेश्चन है जो आपको देखने के लिए डायरेक्ट पेपर में मिलेंगे। आप सभी एक बार वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अंत तक देखने के बाद नोट्स जरूर बनाएं, और नोट्स में एक नोट्स ऐसा होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ उसमें प्रैक्टिस के क्वेश्चन हो। थ्योरेटिकल क्लास आपको ऑफलाइन दी जा रही है, आप कंटिन्यू थ्योरेटिकल पढ़िए, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आप चैनल पर बने रहें और अंत तक बने रहें। सकरी सोलर पार्क की बात करें तो राइट आंसर जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ पर है, महाराष्ट्र राज्य में। अगर हम लोग सोलर मिशन की बात करें, देखिएगा हमारे देश में सोलर मिशन लागू किया गया, ये मिशन का नाम था जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन। जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर 2010 में लागू किया गया था, मनमोहन सरकार के समय। उस टाइम पर लक्ष्य रखा गया था कि हमारे देश में सोलर एनर्जी से बहुत सारी एनर्जी बनाई जाए, और आज हम लोग उस लक्ष्य के पास ही हैं। 2010 में सोलर मिशन लागू किया गया, उसका नाम क्या था, जवाहरलाल नेहरू मिशन। क्या नाम था, जवाहरलाल नेहरू मिशन। तो आप ये नेहरू मिशन को ध्यान रखिएगा, 2010 में लागू हुआ। हमारे देश में सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी बनाई जाने की जो संभावना है वो राजस्थान राज्य के पास है। किस राज्य के पास है, राजस्थान राज्य के पास सबसे ज्यादा संभावना, सबसे ज्यादा क्या है, संभावना राजस्थान राज्य के पास, और उत्पादन क्षमता भी यही राज्य कर लेता है, उत्पादन क्षमता भी लगभग यही राज्य करता है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो एमपी में सबसे बड़ा सोलर संयंत्र रीवा सोलर संयंत्र है। रीवा सोलर संयंत्र कौन सा है, रीवा सोलर संयंत्र। ये संयंत्र इतना प्रसिद्ध है, इतना प्रसिद्ध है कि पूरे देश में सबसे बड़ा है, जो 750 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। कितना, 750 मेगावाट। यही एकमात्र देश का ऐसा सोलर संयंत्र है जो दिल्ली मेट्रो सिटी को भी इलेक्ट्रिसिटी देता है, लेकिन फ्री में नहीं देता, इस बात को भी ध्यान रखिए। मामा जी हिसाब किताब रखते हैं। तो मध्य प्रदेश में रीवा सोलर संयंत्र प्लांट मौजूद है, जो देश का सबसे बड़ा है। अगर हम लोग गुजरात की बात करें तो सबसे ज्यादा यहाँ पर सिलिकॉन वैली है। सिलिकॉन वैली किसकी, सोलर एनर्जी की। तो सिलिकॉन वैली ध्यान रखिएगा। सिलिकॉन वैली क्या होती है, उन गांव के गांव में सिर्फ और सिर्फ सोलर एनर्जी का प्रयोग किया जाता है। ऐसा सबसे ज्यादा सिर्फ और सिर्फ भारत में गुजरात राज्य के पास है। तो हमारे देश में सबसे ज्यादा जो सिलिकॉन वैलियां हैं वो कहाँ पर मौजूद है, गुजरात राज्य में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, सकरी सोलर पार्क महाराष्ट्र के साथ जाएगा। किसके साथ, महाराष्ट्र। आप समझ पाए होंगे। सेकंड जो क्वेश्चन है देखिएगा, पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया।
बहुत बार गाया गया था, पहली बार लेकिन कब गाया गया? हम सभी राष्ट्रीय दिवसों पर तो प्रत्येक बार गाते, पहली बार का कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो राष्ट्रगान ध्यान रखिएगा, हमारे देश का राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत ध्यान रखिए, राष्ट्रगीत भी ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी राष्ट्रगान के राइटर का नाम और कभी कभी राष्ट्रगीत के राइटर का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर, राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी। और कब गाया गया? तो 1911 में। और कहाँ गाया गया? तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, कोलकाता। कहाँ पर? कोलकाता में। उस टाइम पर राजधानी भी चेंजेस हुई, और कहाँ हुई चेंजेस? दिल्ली लाई गई, और पहले कहाँ हुआ करती थी? कोलकाता में ही हुआ करती थी। तो आप कोलकाता में सबसे पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था, तो राइट आंसर जाएगा 1911। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन पर हम बात करेंगे, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? भूदान आंदोलन भी बहुत बार भूमि से रिलेटेड है ये, और बहुत बार पूछ लिया गया। विनोबा भावे किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे भूदान आंदोलन प्रारंभ किए थे। तो अगर महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म कभी कभी पूछा जाता है, तो 1869 2 अक्टूबर ध्यान रखिएगा, स्वच्छता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, आने वाला है। तो 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी हमारे देश की आज़ादी में भरपूर सहयोग किए। इनके कुछ आंदोलन पूछे जाते हैं, जैसे चंपारण आंदोलन। कौन सा? चंपारण आंदोलन कब हुआ, कहाँ हुआ, ये पूछ लिया जाता है। बिहार में हुआ 1917। गांधी जी से ही और पूछा जाता है, असहयोग आंदोलन। क्या पूछा जाता? असहयोग आंदोलन। फिर पूछा जाता है इन्हीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा पूछा जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर पूछा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये सारे आंदोलन महात्मा गांधी जी से संबंधित हैं और बहुत बार पूछ लिए गए। महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए चार बड़े बड़े आंदोलन बहुत बार एग्जामों में पूछे गए। चंद्रशेखर आजाद की बात करें, ये मध्य प्रदेश के भाभरा नामक गांव में 1906 में जन्मे थे। कब जन्मे थे? 1906। और भाभरा नामक गांव झाबुआ में। कहाँ पर? झाबुआ में। उस टाइम पर तो झाबुआ में हुआ, और झाबुआ कहाँ है? मध्य प्रदेश में झाबुआ है। और इनका एक पार्क है अल्फ्रेड पार्क। कहाँ पर है? अल्फ्रेड पार्क। और अल्फ्रेड पार्क इनका समाधि स्थल, और ये अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में। कहाँ पर मौजूद है? इलाहाबाद। तो आपको इलाहाबाद भी ध्यान रखना है। सुभाष चंद्र बोस जी को ध्यान रखिएगा, ये हमारे नेताजी, इनको नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसे नेता थे, इन्हीं ने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो सबसे पहले तिरंगा फहराने वाले सुभाष चंद्र बोस जी ही थे। और सबसे पहले हमारे देश में कहाँ फहराया? इन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फहराया था। तो सबसे पहले आज़ादी की मांग करने वाले भी यही थे। हिस्ट्री में आपको सब कुछ पढ़ाया गया है, आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन पर बात करेंगे हम सीधा, दीन ए इलाही। ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर यहाँ होना चाहिए दीन ए इलाही। क्या होना चाहिए? दीन ए इलाही किसने चलाया? दीन ए इलाही किसने चलाया? तो सबसे पहले तो चलाया कब गया? 1582 में चलाया गया था। कब चलाया गया? 1582। किसका ड्यूरेशन था? तो भैया अकबर ने चलवाया। किसने चलवाया था? अकबर ने। किसके लिए चलवाया था? हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। किसके लिए? हिंदू मुस्लिम एकता के लिए चलवाया था, हिंदू मुस्लिम एकता, आप ध्यान रखिएगा। लेकिन सबसे पहले किसने स्वीकार किया, पूछा ये गया है। तो सबसे पहले स्वीकार किया हमारे बीरबल जी ने। आप इनको तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा दिमाग रखने वाले बीरबल। जहां कहीं अकबर हार जाते वहां बीरबल सब कुछ कर ले जाते थे। तो बीरबल को ध्यान रखिए, 9 रत्नों में शामिल थे। किस में शामिल थी? 9 रत्नों में शामिल। और किसके?
अकबर के नवरत्नों में तो सबसे पहले और सबसे अंतिम यही थे जिन्होंने दीन इलाही को क्या किया था, स्वीकार किया। 1582 में चलाया गया। ऑप्शन भी मिलेगा आपको, अकबर राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन के साथ जाएगा। कौन से ऑप्शन के साथ? डी ऑप्शन के साथ। तो अकबर के अगर पापा की बात कर लें हम लोग तो हुमायूं। अकबर के पापा कौन थे? हुमायूं। हुमायूं के पापा कौन थे? इसमें ऑप्शन में नहीं है। हुमायूं के पापा बाबर। हुमायूं के पापा कौन थे? बाबर। अब अकबर के पुत्र कौन थे? तो अकबर के पुत्र जहांगीर। जहांगीर याद है ना? वो जहांगीर के पुत्र मिल जाएंगे शाहजहां और फिर आपको मिल जाएंगे औरंगजेब। तो आप ऐसे कुछ इनका क्रम ध्यान रखिए। सबसे पहले राजा बने बाबर, बाबर हमारे यहाँ आए, फिर बाबर से हुमायूं, हुमायूं से अकबर, अकबर से जहांगीर, जहांगीर से शाहजहां, शाहजहां से औरंगजेब। ये 6 प्रतापी लीडर रहे, बाकी के अस्तित्व में नहीं रहे। उस टाइम पर अंग्रेजों का भी शासन आ चुका था, तो 1760 तक औरंगजेब का शासन रहा। बाकी के मुगल शासक रहे, लेकिन वो इतने अधिक सत्ताधारी नहीं रहे कि अपनी सत्ता को आगे बढ़ा पाए। लास्ट अंतिम 1707 और 1707 में औरंगजेब का पतन हो चुका था। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे, दीन इलाही राइट आंसर होगा अकबर। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे, दूरी मापने की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कौन सी मापने की? दूरी मापने की। ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, पारसेक, फर्मी, मीटर, किलोमीटर, सब दूरी मापने की है। ये इकाइयां सारी की सारी क्या है? सब दूरी मापने की ही है। बशर्ते डिपेंड करेगा कि कौन सबसे छोटी है, तो फर्मी सबसे छोटी है। कौन सी सबसे छोटी है? फर्मी। तो फर्मी को आप ध्यान रखिएगा। अगर सबसे बड़ी की बात करें इनमें तो पारसेक है। सबसे बड़ी वास्तविक भी पारसेक ही है, जिससे मापा जाता है तारों के बीच की दूरी। किसके बीच की दूरी? तारों के बीच की दूरी। एक तारे से दूसरे तारे तक जाना है तो पारसेक का प्रयोग करेंगे। तो आप ध्यान रखो, तारों के बीच की दूरी, तारों के बीच की दूरी मेजर करने के लिए किसका प्रयोग कर दे? इसी का, पारसेक का। और फर्मी सबसे छोटी है। मीटर हम लोग उपयोग में ले लेते हैं, किलोमीटर तो डेली बाइक चलाते हैं तो पता चल ही जाता होगा आपको किलोमीटर। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो आप संविधान का पिता किसे कहेंगे? हमारे पास ऑप्शन होगा तो भीमराव अंबेडकर जी को हम लोग संविधान का क्या कहेंगे? पिता कहेंगे। तो याद रहेगा ना सभी को आपको, यही हमारे संविधान के पिता और यही हमारे संविधान के रचयिता, यही हमारे संविधान के क्या है? रचयिता। इन्हीं ने हमारे लिए ये सब आजादियां दी। हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, या जो कुछ भी हम स्वतंत्रता के साथ घूम रहे हैं, हम देश में कहीं भी विचरण कर सकते हैं, ये सब का श्रेय अंबेडकर जी को ही जाता है। अगर संविधान नहीं होता तो हम जाने किसकी प्रजा होते, पता ही नहीं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, भीमराव अंबेडकर जी को ही संविधान का पिता कहा जाता है। राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। हमारे देश के प्रथम क्या थे? राष्ट्रपति। आप ध्यान रखिएगा, प्रथम राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति भी कौन सी नंबर की? प्रथम नंबर की। ये पॉइंट ध्यान रखना है। जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम पीएम, ये भी आप जानते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष थे। अब थे काय के? संविधान सभा की। किसके? संविधान सभा के। तो आप ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, संविधान सभा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। अंबेडकर जी संविधान के पिता कहे जाते। नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री थे और राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति थे हमारे देश में। जैसे ही देश आजाद हुआ 47 और 50, आप ध्यान रखिए, 47 में आजादी मिली और 50 में संविधान लागू हुआ। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर अंबेडकर जी के साथ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ये भी पूछा गया जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया।
तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में हुई थी। राइट आंसर ए ऑप्शन ही होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन। कब कब बैठक हुई तो ये भी ध्यान रख लो आप, 9 दिसंबर को हुई थी सबसे पहली बैठक 1946 पहली बैठक, और पहली बैठक के अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे सबसे पहले? सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन 2 दिन बाद भैया फिर बैठक हो गई, 2 दिन बाद क्या हो गई? फिर से बैठक हो गई और इनके अध्यक्ष बना दिए गए राजेंद्र प्रसाद। कौन बनाए गए? राजेंद्र प्रसाद। तो आप ये पॉइंट ध्यान रखना है, 1946 में संविधान सभा की बैठक हुई और यहाँ पर 9 दिसंबर सबसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा और 11 दिसंबर राजेंद्र प्रसाद। तो हम कह सकते हैं अस्थायी अध्यक्ष किसके? संविधान सभा के सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी से फिर बनेंगे क्या? स्थायी, वो बनेंगे राजेंद्र प्रसाद। आप ये पॉइंट ध्यान रखो। संविधान लागू हुआ हमारा 50 में, 55 में तो गतिविधियां हुई और मध्य प्रदेश की सीमाओं का निराकरण कब हुआ था? 1955। भूल जाते हो आप लोग। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश को भी आजाद राज्य बनाया गया 1 नवंबर। बाकी आप डेट याद रखिए। सेकंड क्वेश्चन की बात करें हम लोग, एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? किसकी गुफाएं? एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? बहुत बार गुफाओं से क्वेश्चन पूछा गया और ये गुफाएं बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। एलोरा के साथ साथ अजंता की भी ध्यान रखिए। अजंता की गुफाएं, किसकी गुफाएं? अजंता की गुफाएं। और एलोरा अजंता की गुफाएं सबसे ज्यादा पूछी गई हैं। ये अजंता और आप प्लस कर लीजिएगा। एलोरा अजंता की मिलेंगी आपको महाराष्ट्र में। कहां पर मिलेगी? महाराष्ट्र राज्य में एलोरा अजंता की गुफाएं मौजूद हैं। कहां पर मौजूद हैं? एलोरा और अजंता महाराष्ट्र राज्य के साथ जाएगा। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। अगर हम देखिए राज्यों की बात करें तो कर्नाटक में, कर्नाटक से कावेरी नदी का उद्गम होता है। कर्नाटक में ही सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन क्षेत्र है। सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ होती है? कर्नाटक में ही होती है। कर्नाटक में कोलार है जहां से सोना निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? सोना। कर्नाटक में ही कुंद्रमुख है। कर्नाटक में ही क्या है? कुंद्रमुख है जहां से निकाला जाता है भैया लोहा। और कौन सा वाला लोहा? शुद्धतम वाला मैग्नेटाइट। कहां से? कुंद्रमुख से ही निकाला जाएगा। तो कर्नाटक में ये ब्रह्मगिरी स्थित, कर्नाटक में ही क्या है? ब्रह्मगिरी, जहां से कावेरी नदी आती है और जैन धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल भी ब्रह्मगिरी में ही मौजूद है। कर्नाटक में ही है बाबा बुदन की पहाड़ी। किसकी? बाबा बुदन की पहाड़ी। बाबा बुदन की पहाड़ी पर ही कॉफी का उत्पादन किया जाता है। तो आप कर्नाटक की राजधानी भी बेंगलोर ध्यान रखिएगा। कर्नाटक की राजधानी भी कहाँ है? बेंगलोर है। कर्नाटक ही है ऐसा राज्य जहां पर चंदन के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं। किसके वृक्ष? चंदन के वृक्ष। आप सभी को ये राज्य, एक एक राज्य पढ़ाया गया है और इतना पढ़ाया गया है कि एक राज्य को आप 1 घंटे तक बताएंगे। और पढ़ाया गया है, लिखवाया गया है, नोट्स बनवाए गए हैं और रटवाया गया है। सब कुछ ही ऑफलाइन क्लासेस में हुआ। तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने के लिए आप आ भी सकते हैं बिल्कुल। तो कॉफी कर्नाटक, कर्नाटक के साथ भारत के और भी 28 के 28 राज्य ऐसे पढ़ाए गए हैं आपको कि एक एक राज्य को आप घंटों तक बताएंगे। और ऐसे पॉइंट सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, प्रैक्टिस में भी आपको भरपूर फायदा मिलने वाला है। कर्नाटक को आप समझ चुके होंगे। केरल की बात कर लें हम लोग तो केरल में साइलेंट वैली है, इसी को बोलते हैं शांत घाटी। केरल में क्या है? साइलेंट वैली है। केरल में ही है अन्नामुदी ऊंची चोटी, जो पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है। केरल में ही सबसे पहले मानसून आता है हमारे देश में। केरल को पता है ना, पेरियार नदी यहीं पर है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है, भरतपुझा नदी भी यहीं पर है। तो केरल मसालों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और लेटराइट मृदा का सबसे ज्यादा यहाँ पर विस्तार भी फैला हुआ है।
तमिलनाडु की बात करें हम सभी तो तमिलनाडु को तो इतना पढ़ाए हैं कि आपको सपने में भी तमिलनाडु आता होगा। हमारे देश में सबसे अधिक बंदरगाह तमिलनाडु में ही है। हमारे देश में सबसे ज्यादा परमाणु एनर्जी का उत्पादन तमिलनाडु राज्य में ही होता है। हमारे देश की दक्षिणतम पहाड़ी कार्डमम तमिलनाडु में ही है। देश का दक्षिणतम राज्य भी तमिलनाडु ही है। धनुषकोडी भी तमिलनाडु में, मन्नार की खाड़ी भी तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु को जितना चाहे उतना पढ़िए आप। पालनी जबादी शिवराय तमिलनाडु में, दोंडा बेटा तमिलनाडु में, नीलगिरी तमिलनाडु में। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय की खेती तमिलनाडु में। विंड एनर्जी प्लांट एशिया प्रसिद्ध मुडप्पन नीलगिरी में, और वो भी तमिलनाडु में ही मौजूद। तो तमिलनाडु में तूतीकोरिन, एन्नोर, ये बंदरगाह भी ध्यान रखिए। चेन्नई, ये सारी बंदरगाह, तूतीकोरिन, एन्नोर, चेन्नई बंदरगाह भी तमिलनाडु में। समुद्र तल भी तमिलनाडु से मापा जाता है। बहुत सारे पॉइंट है तमिलनाडु से, सब लिखवाए हैं आपको। राइट आंसर सुन लीजिएगा, महाराष्ट्र। राइट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। सेकंड क्वेश्चन पर हम बढ़ जाएंगे। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब की गई? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। खिलाड़ियों को पुरस्कार मिलता है, 61 में की गई। कब की गई? 1961। तो आप तमिलनाडु तो नहीं है। अर्जुन पुरस्कार ध्यान रखिए, अर्जुन पुरस्कार 1961 में। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। यदि पंचायत भंग होती है, यदि मान लीजिएगा पंचायत भंग हो गई, फिर क्या होगा? चुनाव होगा। क्या होगा? चुनाव ही होगा। और क्या होगा? यदि पंचायत भंग हो गई तो कितने माह में चुनाव होगा? अब राइट आंसर आप सभी जानते ही होंगे, 6 माह में चुनाव होता है। पंचायतों के चुनाव करवाने का दायित्व किसका है? तो राज्य सरकार का। भैया चुनाव आयोग नहीं करवाता है, इस बात को भी ध्यान रखिए। ग्राम पंचायत में चुनाव करवाने का अधिकार या पंचायत का चुनाव करवाने का अधिकार किनका होता है? राज्य सरकार का होता है। और अनुच्छेद 40 ध्यान रखिए, जो ऑर्डर देता है कि राज्य सरकारें पंचायतों की चुनाव करवाएं। तो आप सभी ध्यान रखिए, आंसर होगा सी ऑप्शन, 6 मंथ। कौन सा मंथ? 6 मंथ में भंग हो जाएगी तो 6 महीने में हो जाएगा। गोवा को कब राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? देखिएगा, गोवा ऑप्शन है आपके पास 87, 77, 61, 83। तो राइट आंसर होगा 87 में गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ए ऑप्शन इज सही आंसर होगा। सबसे लास्ट में आजाद गोवा ही हुआ था। पुर्तगाली छोड़ के जा ही नहीं रहे थे। कहां से? गोवा से। उनको पसंद आ गया था गोवा। तो आप ध्यान रखिए, 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। सेकंड क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, वनडे एग्जामों में डायरेक्टली देखने के लिए मिलता है। तो प्रथम जो थे वो गणेश वासुदेव मावलकर। तो आप इनको ध्यान रखिएगा, गणेश वासुदेव मावलकर जी राइट आंसर होगा। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। सरदार पटेल आप सभी जानते हैं, गुजरात के थे। सरदार की उपाधि भी मिली। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी इन्हीं का है। राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति, देश के क्या थे? पहले राष्ट्रपति। संविधान के पिता हमारे अंबेडकर जी, महू में इनका जन्म हुआ। और सबसे अच्छी बात हमारे मध्य प्रदेश में हुआ, और मध्य प्रदेश में महू इंदौर के तहत आता है। इंदौर के पास है महू तहसील। कौन सी तहसील? महू तहसील। और इसी तहसील से तो आती है चंबल। कौन सी नदी? चंबल नदी। यहीं पर सामाजिक अनुसंधान संस्थान भी स्थित है। और चंबल नदी का उद्गम भी महू से ही होता है। महू में कहाँ से? जाना पाव पहाड़ी। कौन सी? जाना पाव पहाड़ी से होता है। तो जाना पाव पहाड़ी भी आप ध्यान रखिएगा, किसका भाग है? विंध्याचल का भाग है। तो राइट आंसर मावलकर जी के साथ जाएगा, गणेश वासुदेव मावलकर। सेकंड जो क्वेश्चन है, देखिए, यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? यह निर्णय कौन लेगा? भैया कोई नहीं लेगा, यहाँ ऑप्शन में लेंगे जो भी लेंगे, लोकसभा अध्यक्ष। कौन लेगा? लोकसभा अध्यक्ष निर्णय लेता है कि वास्तविक में ये विधेयक धन विधेयक है
या नहीं है, इसका वर्णन भी आर्टिकल 110 में है। तो आप ये ध्यान रखिए, सी ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर। कौन लेगा? लोकसभा अध्यक्ष। और प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, सबसे ज्यादा पावर अधिकार प्रधानमंत्री जी के पास होते हैं। राष्ट्रपति नाम मात्र की शक्ति के साथ हमारे देश में पद पर उपस्थित होते हैं। उपराष्ट्रपति, आप सभी जानते हैं, राष्ट्रपति जब नहीं होंगे तो उपराष्ट्रपति कार्यभार चलाएंगे। सेकंड क्वेश्चन और इस श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन आप सभी अच्छे से देखिएगा, कौन सा है देखते हैं। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड परियोजना, सबसे पहले तो आंसर ही लगा लीजिएगा, उड़ीसा राज्य में। कौन से राज्य में? उड़ीसा राज्य में हीराकुंड परियोजना है, जो देश की सबसे लंबी परियोजना है। देश की सबसे लंबी परियोजना, सबसे लंबी परियोजना, लंबी परियोजना है। कौन सी है भैया? हीराकुंड। देश की सबसे लंबी कौन सी है? हीराकुंड। और किस नदी पर है? तो महानदी पर है। कौन सी नदी पर है? महानदी पर है। महानदी आती कहाँ से है? छत्तीसगढ़ से आती है। कहाँ से आती है? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में भी कहाँ से आती है? तो रायपुर के समीप सिंहावा से। रायपुर के समीप सिहावा। कहाँ से आती है? सिहावा। ध्यान रखिए, अगर छत्तीसगढ़ में ही क्षेत्र पूछ लिया जाए तो दंडकारण्य वन क्षेत्र से आती है। कहाँ से आती है? दंडकारण्य वन क्षेत्र से। तो ये पॉइंट आपको महानदी से ध्यान रखना है। और महानदी को ही इस बेसिन में, छत्तीसगढ़ में फैला हुआ इसका बेसिन सबसे ज्यादा चावल के लिए प्रसिद्ध है। और देश में सबसे अधिक चावल के लिए महानदी बेसिन ही प्रसिद्ध है। और इसको बोला जाता है धान का कटोरा। क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ राज्य को कहते हैं और महानदी बेसिन को धान का कटोरा। तो आप ये समझ लीजिएगा, इससे कुछ पॉइंट यहाँ से पूछ लिए गए हैं। हीराकुंड परियोजना 4801 मीटर लंबी, देश की सबसे लंबी परियोजना। महानदी पर मौजूद महानदी छत्तीसगढ़ से आएगी। छत्तीसगढ़ में कहाँ से? रायपुर के समीप सिंघावा से आएगी। और धान का कटोरा इसी को कहते हैं। और दंडकारण्य वन क्षेत्र भी यहीं पर मौजूद है। और चावल के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध ये बेसिन, देश में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश आपको बहुत बार पढ़ाए हैं, जितना पढ़ो उतना कम। तो आप इसका एक पॉइंट बस ध्यान रखो, धूपगढ़ ऊंची चोटी कहाँ पर है? एमपी में 1350 मीटर ऊंची है। कितना मीटर ऊंची है? 1350। छत्तीसगढ़, ध्यान रखो, छत्तीसगढ़ के बारे में ही अभी चर्चा की है। झारखंड, झारखंड भी छत्तीसगढ़ का पड़ोसी है। रांची झारखंड की कैपिटल, रायपुर छत्तीसगढ़ की कैपिटल। संथाल जनजाति झारखंड में मिल जाएगी। छोटा नागपुर पठार से, झारखंड से छोटी बड़ी नदियों का उद्गम होता है। जो प्रसिद्ध नदी है वो है दामोदर। वो कौन सी नदी है? दामोदर। यही झारखंड राज्य से ही आती है, जिसे बंगाल का शोक कहा जाता था। बंगाल का क्या कहा जाता था? शोक कहा जाता था। लेकिन डीवीसी परियोजना स्थापित हो जाने के कारण इसको शोक नहीं कहा जाता है। तो आप सभी को ये श्रृंखला कैसी लगी? आपका जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन के साथ जाएगा। उड़ीसा राज्य में है ये श्रृंखला। आपने अगर अंत तक देखी है तो अगर पसंद आई, आपने नोट्स बनाए हैं या आपको लर्न हुई है तो लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली श्रृंखला के साथ हम आगे आपसे फिर से मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।